लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का जिन फिर बाहर आ गया। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार के दौरान जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के जरिए विपक्ष हिंदुओं को लड़ाने की साजिश रच रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हिंदुओं के आपस में लड़ाने के बाद उनके आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देंगे। बता दें कि विपक्ष जातीय जनगणना को सत्ता पक्ष के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। जाति आधारित गणना नौकरी और शिक्षण संस्थानों जैसी जगहों में संख्या के आधार पर ही हिस्सेदारी की बात करता है। इससे पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव जातीय जनगणना को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हैं। विपक्ष का यह कहना है कि वो सत्ता में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। बीजेपी जातीय जनगणना पर खुलकर सामने नहीं आई। पीएम मोदी जाति आधारित गणना पर सवाल उठा चुके हैं। पीएम मोदी जाति की जगह गरीबी और अमीरी की बात करते हैं। और वहीं राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि उनकी पार्टी जाति आधारित जनगणना के जरिए देश का एक्सरे करेगी। इससे पहले अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराकर सभी को हक और सम्मान से वंचित कर रही है। दो टूक में करेंगे चर्चा, उससे पहले सुनाते हैं आपको ये बयान। कहा जा रहा है कि हम आएंगे जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे, पहले जातीय जनगणना कराएंगे, फिर जातीय जनगणना के आधार पर हिंदुओं को आपस में लड़ाएंगे और फिर आपस में लड़ाने के बाद फिर इनके द्वारा क्या करना है, फिर ये करेंगे कि भाई देखो आप तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले हिंदुओं तुम आपस अपनी लड़ाई फरिया लो, हम पहले ये करते हैं कि तुम्हारा आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को दे देते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। विपक्ष के पास केवल हताशा, निराशा और जनता से जो उनको लगातार ठुकराया जा रहा है उसकी निराशा है और वो केवल माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बेसिर पैर के मुद्दे ला रहे हैं, बेसिर पैर की बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ना बताने को है, ना आगे की उनके पास प्लानिंग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो जातिगत जनगणना के क्यों खिलाफ हैं। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातिगत जनगणना अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई, क्योंकि जातिगत जनगणना समाज का एक्सरे है, ना सिर्फ समाज के पिछड़े, दलित, वंचित लोगों का एक्सरे है और उनके आबादी के आधार पर अगर उनको उनके अधिकार, उनके हिसाब से उनके जो सरकार की योजनाएं हैं अगर वो बन सके तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्यों आपत्ति है। अच्छा किया योगी आदित्यनाथ जी ने, आज उन्होंने वो बात स्वीकार कर ली जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती है कि आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है और जो अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ इंसान है उसके खिलाफ है। आज योगी जी ने कह करके उसको स्वीकार कर लिया है। हम तो जाति जनगणना कराएंगे क्योंकि हम न्याय देना चाहते हैं उस हर व्यक्ति को जो भारत का नागरिक है और जब तक एक एक नागरिक मजबूत नहीं होगा तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। तो दो टूक में तमाम बयान आपने सुन लिए हैं और इसी के साथ आज की बहस हम क्यों करना चाहते हैं, दर्शकों के सवाल क्या है वो भी हम जान लेते हैं। जाति का जहर फैलाएंगे, 24 में चुनाव जीत पाएंगे। जाति वाला जंजाल 24 की बिसात पर होगा बवाल। धर्म वर्सेस जाति की जंग, जनता होगी किसके संग। 24 की लड़ाई जाति पर आई, विपक्ष की टेंशन हुई हाई। जातिगत जनगणना वाला षड्यंत्र, विपक्ष के लिए क्या है जीत का मंत्र। तो ये तमाम सवाल हैं हमारे और इन सवालों पर हम जवाब लेंगे अवनीश त्यागी जी से, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, धर्मेंद्र सिंह जी से, एसपी से प्रवक्ता हैं, ज़ेबा खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से नेता हैं। आप तीनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं क्योंकि दो टूक में आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे उस मुद्दे का एक इकलौता मतलब सिर्फ इस डिबेट का ही नहीं है बल्कि आगे भविष्य में भारत कैसा होगा जातिगत जनगणना के साथ या जातिगत जनगणना के बिना, इसे भी हम यहां पर जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अवनीश त्यागी जी, मैं आपसे यह सवाल करना चाहती हूं, विपक्ष जातिगत जनगणना को लेकर आप पर तमाम आरोप लगा रहा है, तो मेरा सवाल ये आपसे ही कि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में क्यों नहीं है? क्या
बीजेपी को ये लगता है जातिगत जनगणना हिंदुत्व की काट है? देखिए दीपशिखा जी, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना से ज्यादा जरूरी जो काम है उससे काम होना चाहिए। केवल समाज को बांटने की जो साजिश विपक्ष रच रहा है ये न उचित है और न तर्कसंगत है और न व्यवहारिक है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर जो काम कर रही है उसमें मुझे लग रहा है कि हर वर्ग को, चाहे समाज का कमजोर से कमजोर वर्ग हो, पंक्ति में सबसे पीछे जो खड़ा व्यक्ति है उसको भी लाभ मिल रहा है। उसका लाभ मिल रहा है, इसलिए समाज संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़ा दिख रहा है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरी बार उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। 22 में 37 साल बाद कोई ऐसा फैसला हुआ कि पूरी प्रदेश की जनता ने सरकार को दोहराया और योगी सरकार दोबारा बनी। ये अपने आप में इससे साफ जाहिर है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। और दीपशिखा जी, मैं एक चीज और छोटी सी बताना चाहूंगा कि जो जातीय जनगणना का जो राग अलाप रहे हैं इनको एक नमूना अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव में मिल चुका है। वहां भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लाइन को, उसके पक्ष को पूरा समर्थन दिया है। तो ये केवल क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है दीपिका जी, इनके पास कोई भी ऐसा योजना नहीं है, ऐसी कार्य योजना नहीं है, ना इनके पास पिछली सरकारों में जब ये कार्य सरकारों में रही इनके पास कोई उपलब्धियां हैं ऐसी जिससे जनता को लुभा सके। ये केवल समाज तोड़ने की बातें करते रहे हैं। तो चलिए, बीजेपी का ये मानना है समाज तोड़ने की बात जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर विपक्ष की ओर से की जा रही है क्योंकि विपक्ष के पास ना कोई उपलब्धि है और ना ही कोई मुद्दा। तो चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं हम जेबा खान जी से। जेबा खान जी, 4 मई को राहुल गांधी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में वो ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है उसकी अहमियत बताते हैं। यहाँ मैंने लिखा है उनकी ओर से जो कहा गया है वो बयान ये था कि किसके पास कितना धन है, वो किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस समुदाय के पास है, उसके पास कितना धन है, कितनी जमीन है, कितना सोना है। अगर 2% धन वाले इंसान को ये पता होगा कि उनके लोग 50% हैं तो वो जागरूक होगा अपने अधिकार के लिए और 50% की मांग करेगा। मेरा सवाल आपसे ये कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समाज की जो वास्तविकता है वो पता होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना के आधार पर कहीं काबिलियत पीछे ना रह जाए, उसका क्या करेंगे? है कि जातिगत जनगणना करने से काबिलियत पीछे रह जाएगी। जातिगत जनगणना सिर्फ एक समाज का एक्सरे है कि जो दलित है, वंचित है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उनका अधिकार मिल रहा है कि नहीं, और ये उनको सामाजिक न्याय देने का एक तरीका है उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भाजपा इससे डरती है क्योंकि भाजपा जो है दबे कुचले, वंचित, शोषित और कुचले लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए नहीं सोचती है। भाजपा जो है सिर्फ देश में पूंजीपतियों के लिए सोचती है, पूंजीपतियों की सरकार है। आप देखिए ना, 20-21 पूंजीपतियों के पास जितने संपत्ति है उतना पूरे 70-80 करोड़ जनता के पास जितनी संपत्ति है उतना सिर्फ 20-21 पूंजीपतियों के पास संपत्ति है। तो देखिए कितना गैप है, कितना फर्क है। एक तरफ जनता बहुत गरीब है और दूसरे तरफ कुछ पूंजीपतियों के पास पूरे देश का जो भी पैसे हैं उनके हाथों में है। तो राहुल जी इसी को जो बराबरी पर लाना चाहते हैं, जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, एसटी, एससी, ओबीसी सभी को समानता देना चाहते हैं। तो इसमें कहाँ गलत है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया है कि अब उनके जुमलेबाजी जो है जनता के बीच काम नहीं कर रही है। इस बार आज मैं पीसी में बैठी हुई थी तो प्रेस वाले बंधु भी बोल रहे थे कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा के अगेंस्ट जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि भाजपा ने सिर्फ छला है। चलिए जेबा जी, आपने इस बात का जवाब दिया, उसी आप ही के इसी जवाब पर मेरे सवाल है, यानी कि आप लोग ये मानते हैं कि जो देश की जितनी संपत्ति है उसका समान बंटवारा होना चाहिए, उस आधार पर किसकी कौन सी जाति है और कितनी उनकी संख्या है, कितने उनके लोग हैं। देखिए, जो संपत्ति है, देश की पूंजी है, सिर्फ 21 लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। और जो कर्ज माफी हो रही है, आप देखिए ना, बड़े बड़े पूंजीपतियों की कर्ज माफी हो रही है। ऐसा क्यों?
किसान 20,000, 30,000, 50,000 के लिए आत्महत्या कर ले रहा है और एमएसपी की मांग कर रहा है, पर कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो वो जो किसान है, वो किसान तो किसी भी जाति का हो सकता है, वो उच्च वर्ग से भी हो सकता है, और उच्च वर्ग की अभी इस समय, हाँ, तो फिर ये गरीबी और अमीरी का पैटर्न अलग है, गरीबी अमीरी का पैटर्न अलग है, जातियों का पैटर्न अलग है, ये आप भी जानते हैं। देखिए, बातों में आप मत ये कीजिए, जो जिनका आपको भी पता है कि किस तरह जात के नाम पर पेशाब किया गया। जब इलेक्शन आता है तो वोट मांगने निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद से दलित पिछड़ों का समाज में क्या इज्जत है किसी से छिपा हुआ नहीं है, और कितने पीछे है छुपा हुआ नहीं है। तो जिसकी जितनी आबादी है उतना हिस्सा और हक को मिलना चाहिए, इसमें गलत क्या है? चलिए, जितना हिस्सा जिसका उतना मिलना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह से इसका जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आप भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और जातिगत जनगणना को लेकर सपा की ओर से भी ये कहा जाता है कि जिसका जितना हिस्सा है उतना उसे मिलना चाहिए, और ये हम देखते हैं तो क्या इसके आधार पर अगर मुस्लिम 15% है तो उन्हें देश की संपत्ति में 15% हिस्सा, दलित 17% है इसके करीब तो उन्हें 17% हिस्सा, और अगर पिछड़े समुदाय की बात करें तो 52% के करीब है, तो देश की संपत्ति में 52% हिस्सा उन्हें दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या काबिलियत मायने रखेगी? अगर कोई उच्च जाति का है या फिर जिसके लोग कम है, 2% है, 3% है, वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से एक लेवल को अचीव करता है, लेकिन उसका हिस्सा उतना नहीं है, तो क्या उसके साथ किस तरीके से न्याय यहाँ पर किया जाएगा? ये मेरा एक सवाल, और सिर्फ मेरा नहीं, दर्शकों का भी। जी दीप शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान यह दर्शाता है जो देश के कमजोरों का, पिछड़ों का, दलितों का और आदिवासियों का, साथ साथ जो मुख्य धारा से रह गए हैं, चाहे जिस जाति के, चाहे जिस वर्ग के हो, जो उनका हक और हुकूक नहीं मिला है, मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनको विकास करने का, मुख्य धारा में आने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, उनकी विरोधी है। वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहती है, और वो अपने भाषणों में कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो सिर्फ हम राशन पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। ये अर्थव्यवस्था का ढिढोरा पीटते हैं। सवाल ये है कि अगर जाति जनगणना होती और संविधान ने भी पिछड़ जो कमजोर तबके रह गए थे, कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्राविधान पहले से किया हुआ है, तो जातीय जनगणना हो जाए और उसके आधार पर आरक्षण में कुछ घटाना बढ़ाना हो, तो होने में क्या समस्या है? समस्या तभी होती है जब आप उस वर्ग को मुख्य धारा में आने नहीं देना चाहते हैं। अब सवाल उससे भी बड़ा यह है कि 2024 का जो चुनाव है, जब आप जनता के मैदान, जनता के बीच में आ गए हैं और देश के सबसे बड़ी पंचायत का इस्तकबाल लिखना है, उसकी देश के संविधान, उसका किस्मत का फैसला होना है कि कैसे चलेगा, तो उसमें जो 10 वर्ष तक केंद्र की सरकार रही, सत्ता में रहे हैं, 2014-2019 के उनके घोषणा पत्र, या उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, 2017 में और 2022 में जो घोषणा पत्र लेके आए थे, आज समय है, जनता पूछना चाहती, जनता के सवाल है कि महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, आधी आबादी का, नौजवान का, बेरोजगार का, किसान का, जो महंगाई को लेकर के आपने वादा किया था, तो बीजेपी अगर इन मुद्दों पर कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, उनसे पूछेंगे। लेकिन आपने संविधान की बात की, तो संविधान पर मैं आना चाहूंगी। आप ही के साथ बनी हूं मैं, आप ही से ही जवाब लूंगी। जी, आप ही से ही जवाब लूंगी। उसमें मेरा एक और सवाल मैं ऐड ऑन कर रही हूँ। भारत के संविधान के जो रचयिता है, संविधान सभा की अगर बात कर ली जाए या फिर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर ली जाए, शायद उनके पास भी ये विचार नहीं था कि संख्या के आधार पर जो है संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। वो विश्वास करते थे एक समान सभी को मौका मिले, एक समान अवसर मिले, ताकि वो मुख्य धारा में आए और मुख्य धारा में आकर कंपीट कर सके। अगर ऐसा होता तो उस समय साहूकारों के पास जो जमीन थी या उनके पास जो भी पैसा था, वो सीधा जो है जातियों में बांट देते। लेकिन उन्होंने समान अवसर पर फोकस किया है, ना कि संपत्ति का जो बंटवारा। जी दीप शिखा जी, इसको उलझाइए मत। सीधा कहा गया है कि पहले भी बाबा साहब के संविधान में व्यवस्था वर्ग का आधार, जो पिछड़े वर्ग रह गए थे, वंचित वर्ग रह गए थे, दलित आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है। और रही बात जब संपत्तियों की बात है, तो इसके पूर्व में भी देखिए जमींदारी उन्मूलन एक्ट आया, तो जो भूमिहीन लोग थे उनको जमीन दी गई,
ऐसा नहीं, सरकार अपने संसाधनों से उनका जो आप कॉलोनी देते हैं ना, जिनके पास छत नहीं है उनको पानी की व्यवस्था करते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं उनको सरकार जमीन देती है कि नहीं देती है। तो जातीय सर्वे हो जाने पर यही मेरा पॉइंट है। आप कह रहे हैं मैं उलझा रही हूँ, यही आपसे मैं जानना चाहती हूँ। उस समय जो बंटवारा हो रहा था, उस समय जो चीजें मिल रही थी वो गरीब अमीर के तौर पर मिल रही थी, जातियों का वहां पर कुछ बात नहीं थी, जातियों की वहां बात नहीं थी। जो पैमाना था अफसर नापने का गरीब और अमीर के तौर पर था। आपने भूमिहीन की बात की, आपने गरीबों की बात की। देखिए दीपशिखा जी, जब एक वर्ग को अवसर लगातार मिलता गया और कुछ वर्ग ऐसे रहे जो लगातार छूट गए, मुख्य धारा में नहीं आए। और आजादी के समय या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा था उस समय एक आइडिया, एक जनगणना या एक उनके पास जो डाटा रहा होगा उस आधार किया था। अगर पुनः जो है जातीय जनगणना हो जाए, जातीय आर्थिक उसमें सारी चीजें समावेशी गणना हो जाए और उसके आधार पर उनको उनका हक मिले, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? हक मिलने से मतलब है समान अवसर उन लोगों को देना ताकि वो मुख्य धारा में आ सके, या फिर हक का मतलब है कि संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी करना? इससे बड़ा भी सवाल है जी। ज़ेबा खान जी से पूछ लेते हैं। ज़ेबा खान जी, आप इसका जवाब बेहतर दे पाएगी। पिछड़ों को उनका हक मिले, उसका अर्थ है क्या समान अवसर उन्हें देना, उतने ही समान अवसर जितना कि अपनी आय अर्जित करने के लिए एक उच्च जाति के इंसान को मिलता है, या फिर समान, या फिर जो उनका हक देने का मतलब है वो देश में जितनी संपत्ति है उसका बंटवारा करना? देखिए, संपत्ति को बंटवारा करने की बात तो राहुल गांधी जी ने की नहीं। जिसकी जितनी संपत्ति उसका उतना अधिकार। जी नहीं, राहुल जी के स्टेटमेंट और हमारे मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ मरोड़ कर देश को पेश करती है और हर जगह से मुस्लिम एंगल लेकर आ जाती है। मतलब वो जो सभी पिछड़ों को, शोषित को, वंचित को अधिकार देने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले मुसलमानों को दिखाया जाता है। ये राजनीतिक हथकंडा नहीं है, इलेक्शन को जीतने का हथकंडा नहीं है, देश को बांटने का हथकंडा नहीं है, तो और क्या है? इसे क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से डर गई है, क्योंकि ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर और दोनों यात्राएं की, उन यात्राओं में लोगों से मिले, देश की जनता का समस्या को सुने और उस समस्या के आधार पर ये समाधान निकला। तब हमारा ये मैनिफेस्टो बना देश की जनता के समस्या के समाधान के तौर पे। तो इस मैनिफेस्टो का इनके पास काट नहीं है, इसलिए हर रोज ये मैनिफेस्टो को गलत तरीके। देखिए, आप ये मत सोचेगा कि अभी आप लोगों से ही सवाल पूछे जा रहे हैं। जो बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे साथ वो जुड़ेंगे तो उनसे भी कुछ इसी तरीके के जो सवाल आप लोगों ने उठाए वो जरूर पूछे जाएंगे। लेकिन ज़ेबा जी, आपने कहा था कि मुस्लिमों के साथ जोड़ते, मैं मुस्लिमों की यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। मेरा बस एक सीधा सा सवाल ये है कि जैसा कि भीमराव, हाँ मैंने पूछा क्योंकि उनकी संख्या के आधार पर वहां पर वो पॉइंट जरूरी था, वो संख्या के आधार पर मैंने पूछा। और मैं संख्या के आधार पर इसलिए कह रही हूं क्योंकि 5 राज्यों में जो आरक्षण मिला है, अब उस बहस पे जाएंगे तो वो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि 6 करोड़ की आबादी को अगर आरक्षण मिलता है तो क्या सभी गरीब हैं, सभी अमीर हैं, या क्या सभी पिछड़े, ये सवाल भी यहाँ पर आ जाते, तो इस पर हम नहीं जाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो पिछड़ों को हक देने की बात की जा रही है, वो हक उन्हें समान अवसर के रूप में मुख्य धारा के साथ लाकर, ताकि सभी को एक समान आय कमाने के अवसर मिले, इसके आधार पर की जा रही है। और क्या कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी लेती है? ऐसा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी जाकर जो न्याय मिलेगा, और वो चाहे पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर मिले। देखिए, समान अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि आप खुद देख लीजिए देश के हालात। प्रधानमंत्री जी मंच से कुछ भी बोल दे, पर आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज देख लीजिए देश के जो ST यानी कि हाँ, ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, यानी कि कांग्रेस भी ये मानती है कि पिछड़ों को समान अवसर मिलना चाहिए आय कमाने के, उतने ही जितने उच्च जाति के लोगों को मिलते हैं। यही कहना चाह रही हैं आप? भाई सब जी ज़ेबा जी, ज़ेबा जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धर्मेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी धर्मेंद्र जी। शिखा जी, आपने बिहार के अंदर देखा जातीय जनगणना हुई और उस आधार पर उनको उनकी व्यवस्था करने का सरकार ने काम किया।
देखिए, ये सीधे सीधे हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सरकार में आने पर जी। चलिए, अवनीश त्यागी जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, कई आरोप यहाँ पर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और इसी के साथ मैं भी एक सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ। सवाल ये कि अगर यहाँ पर विपक्ष का ये मानना है जातिगत जनगणना होनी चाहिए और बीजेपी इसके खिलाफ है, बीजेपी कहती है कि जो जनगणना है वो आर्थिक तौर पर रहनी चाहिए कि कौन कितना गरीब है, कौन कितना अमीर है और किसमें कितनी योग्यता है। लेकिन जब भी हम देखते हैं कहीं चुनावों की बात होती है, कहीं किसी चीज की बात होती है, तो सबसे ज्यादा जातीय समीकरण तो अक्सर ध्यान में रखे जाते हैं। आज का उत्थान चाह रहे हैं तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि समाज में अमीर गरीब की जाति है, अमीर कितना है और गरीब कौन है। गरीबों का उत्थान करना है तो उसको जाति से जोड़ना ज्यादा मेरे लिए ज्यादा उचित नहीं होगा कि अब आजादी के 70 साल बाद बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई। जो जातियां अगड़ी थी उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग क्रीमी लेयर तैयार हो गया, तो उसको गरीब अमीर को जाति के आधार पर तोलना उचित नहीं होगा कि जाति के आधार पर तोलने वाले केवल वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर राजनीति करते थे। अब धर्म के आधार पर राजनीति का उनका दाव नहीं चल पा रहा है, तो अब जाति आधार पर समाज को तोड़ने की साजिश। यानी कि बीजेपी का स्टैंड है काबिलियत और गरीब अमीर की जाति होनी चाहिए। इसी के साथ मेरा ये सवाल है कि बहुत सी पार्टियां ये करती हैं कि जातिगत समीकरण बनाती है चुनावों में जीतने के लिए, उसे कितना सार्थक यहाँ पर माना जाए? जैसे दीपिका जी, केवल जो परिवारवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, जो इस तरह की साजिशें रचकर सत्ता कब्जाने की होड़ में लगे रहते हैं,